बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेस्ट ऑफ फंक्शन। सो टेस्ट ऑफ फंक्शन जो है वो एक्चुअली एनेबल्स यू टू सी हियर एंड फील द पेशेंट कंप्लेंट्स। टेस्ट ऑफ फंक्शन से आपको जो साइंस एंड सिम्टम्स आती है वो आपको हेल्प करती है एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर्स जो कि इन्वॉल्व होता है पेशेंट के डिस्फंक्शन में। सी फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसके टेस्ट परफॉर्म करवाते हैं और फिर आपको साइन एंड सिम्टम्स से अंदाज़ा हो जाता है कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। आया वो एक मसल है, आया वो एक जॉइंट है, तो फिर उसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। टेस्ट ऑफ फंक्शन जो है आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने के लिए। सही है। अच्छा जी। टेस्ट ऑफ फंक्शन जो है ये सारे उसके एलिमेंट्स हैं। एक्टिव एंड पैसिव रोटेटोरिक या एंगुलर मूवमेंट्स, ट्रांसलेटोरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स, रेजिस्टेड मूवमेंट्स, पैसिव सॉफ्ट टिश्यू मूवमेंट्स एंड एडिशनल टेस्ट। ये सारे एलिमेंट्स है टेस्ट ऑफ फंक्शन की जो कि हम चैप्टर के आखिर में पढ़ेंगे। उससे पहले जो है हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ फंक्शन के। सही है। अच्छा जी। प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शन टेस्टिंग। सो आप जो है हमेशा अपने टेस्ट के दौरान स्पेसिफिक रहिए कि आप कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और किस टाइप के आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। हमेशा जो है आप पेशेंट से पूछिए उसके सिम्टम्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मतलब कि किस टाइप की सिम्टम्स है, उसको सिर्फ पेन है या उसके साथ पिन्स एंड नीडल्स है या कोई और सिम्टम्स है, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब कि कौन से एरिया पे है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है। एग्जिस्टिंग सिम्टम्स चेंज, या अगर आप कोई टेस्ट परफॉर्म करें तो उसके दौरान उसकी सिम्टम्स चेंज हो रही है कि नहीं, वैसे की वैसी है। ठीक है। इसके अलावा जो है आप उससे क्वेश्चन पूछिए कि अगर आप जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ पेशेंट की जो प्राइमरी कंप्लेंट है उसकी, चाहे वो जो भी है, उसके पेन है, उसकी कोई और डिस्फंक्शन है, अगर वो प्राइमरी कंप्लेंट उसकी है, अगर वो प्रोवोक हो रही है आपके टेस्ट और फंक्शन टेस्टिंग के साथ या नहीं हो रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आप पेशेंट से पूछते हैं ड्यूरिंग फंक्शन टेस्टिंग। सही है। अच्छा जी। असेसिंग क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट। क्वांटिटी का मतलब ये है कि रेंज को आप जो है असेस करते हैं पहले। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि लार्जर पैसिव मूवमेंट के थ्रू आप रेंज ऑफ मूवमेंट को चेक करते हैं अंटिल द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टॉप। फर्स्ट स्टॉप जो है उस तक आप पूरे इंटायर रेंज को आप चेक करते हैं लार्ज पैसिव मूवमेंट से। फॉर एग्जांपल आप जनरल स्पाइनल मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, लाइक आप फ्लेक्शन परफॉर्म करवाते हैं, आप जो है एक्सटेंशन परफॉर्म करवाते हैं, और उसमें आप देखते हैं कि कहीं किसी एरिया पे जो है हाइपोमोबिलिटी तो नहीं है, रेंज कम तो नहीं है कहीं पे। सी लार्जर पैसिव मूवमेंट्स के बाद जो है आप स्मॉलर पैसिव मूवमेंट्स यूज करते हैं, लाइक आप ग्लाइडिंग यूज करते हैं, ऑसिलेटरी मूवमेंट्स यूज करते हैं हर एक सेगमेंट पे। फॉर एग्जांपल हर एक स्पाइनल सेगमेंट पे जो है आप ऑसिलेटरी मूवमेंट्स यूज करते हैं और आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेगमेंट जो है वो हाइपोमोबाइल है या फिर हाइपोमोबाइल है। इसमें जो है आपको ज़्यादा स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, आप रैपिडली जो है बस ग्लाइडिंग दे देते हैं। इसलिए अब अगर आपको कहीं पे जो है कोई डिस्फंक्शन मिल गया, कहीं पे हाइपोमोबिलिटी हाइपरमोबिलिटी मिल गई, उसके बाद आप और भी ज़्यादा केयरफुल एवेल्युएशन करते हैं और भी ज़्यादा स्लोवर मूवमेंट्स या स्लोवर ग्लाइड आप यूज़ करते हैं, और उसमें आप जो है एडजेसेंट जो सेगमेंट्स होते हैं आप उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। सही है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपने क्या की, पेशेंट से फ्लेक्शन, पूरे पूरे स्पाइन की जनरल मूवमेंट्स लेके आपने फ्लेक्शन या एक्सटेंशन परफॉर्म किया। सपोज आपने फ्लेक्शन परफॉर्म किया, कहीं पे जो है आपको ऐसे लग रहा है कि पेशेंट की जो रेंज है वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि फुल फ्लेक्शन वो नहीं कर सकता। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने जल्दी जल्दी से हर एक सेगमेंट को चेक किया, उस पर ग्लाइडिंग दी कि कौन सा सेगमेंट जो है उसमें हाइपोमोबिलिटी है। ठीक है। फिर थर्ड आपने क्या किया कि आपको आइडिया मिल गया कि इस सेगमेंट पे हो सकता है कि हाइपरमोबिलिटी हो, बाकी जो है वो इतने हाइपरमोबाइल नहीं से। फिर उस आप क्या करते हैं कि उस सेगमेंट का प्रॉक्सिमल सेगमेंट और उसका डिस्टल सेगमेंट आप जो है स्टेबलाइज कर देते हैं, और उसी सेगमेंट पे जो है आप और भी ज़्यादा केयरफुल एवेल्युएशन कर देते हैं। सही है। सो 3 स्टेप्स में आप जो है क्वांटिटी ऑफ मूवमेंट को असेस कर लेते हैं। सही। अच्छा जी। मेजरिंग रोटेटोरिक मूवमेंट्स विद अ डिवाइस। अच्छा जी, ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू भी आप एक्टिव या पैसिव रेंज ऑफ मोशन को चेक कर सकते हैं, लाइक किसी गोनियोमीटर के थ्रू या रूलर के थ्रू, या एक स्टैंडर्ड डिवाइस हो, लाइक आप स्पाइनल की फ्लेक्शन मूवमेंट चेक करने के लिए आप पेशेंट से कहें कि वो फ्लोर को टच करें, सही है, फिंगर टिप से अपने फ्लोर को टच करें, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेशेंट की रेंज कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट। सही।
अच्छा, सो इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट होती है वो हम ज़ीरो पोजीशन से स्टार्ट करते हैं और उसको अराउंड अ डेफिनेट एक्सिस लेके जाते हैं, मतलब उस पे एक मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं और फिर हम देखते हैं कि उसमें हाइपोमोबिलिटी या हाइपरमोबिलिटी तो नहीं है। हाइपोमोबिलिटी का मतलब कि जो एस्टेब्लिश्ड रेंज है किसी जॉइंट की, उससे कम मूवमेंट उस जॉइंट पे हो रही हो। या हाइपर मोबिलिटी का मतलब ये है कि अगर किसी जॉइंट की एक एस्टेब्लिश्ड रेंज है, उससे ज़्यादा मूवमेंट एक जॉइंट पे हो रही हो, सही है? तो उसको हम हाइपर मोबिलिटी या हाइपर मोबिलिटी कहते हैं। अच्छा, हाइपो ऐसे भी पॉसिबल होता है किसी जॉइंट के लिए कि उसमें एक डायरेक्शन में हाइपो मोबिलिटी हो, दूसरी डायरेक्शन में जो है हाइपर मोबिलिटी हो, ऐसा पॉसिबल होता है। अच्छा, गोनियोमेट्रिक मेजरमेंट से आपको मसल शॉर्टनिंग का भी अंदाज़ा हो सकता है। अगर रेंज कम है तो पॉसिबल होता है कि मसल जो है वो शॉर्ट हुई है, इस वजह से रेंज कंप्लीट नहीं हो रही थी। अच्छा, हाइपरमोबिलिटी एंड हाइपरमोबिलिटी जो है ये पैथोलॉजिकल तभी होते हैं अगर आपको पॉजिटिव सिम्टम्स मिले या फिर जो एंड फील है वो पैथोलॉजिकल है। ठीक है? अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे से जो है शोल्डर की फ्लेक्शन करवाई और उसमें जो है उसको पेन हो रही है, सी? तो इसका मतलब है कि इस जॉइंट में कोई पैथोलॉजी है, सी? लेकिन अगर आपने किसी पेशेंट से फ्लेक्शन करवाई और उसमें जो है उसमें ना तो उसको कोई पेन है ना कोई और सिम्टम्स है, आपने फिर जो है इसको ग्लाइडिंग मूवमेंट्स दिए, आपको एंड फील भी बिल्कुल सही नॉर्मल मिला, तो इसका मतलब है कि ये जॉइंट पैथोलॉजिकल नहीं है, सही है? अगर इस जॉइंट को आप ट्रीटमेंट भी देंगे, मोबिलाइजेशन ट्रीटमेंट भी देंगे, तो उस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सही है? उसका कोई फायदा नहीं है। जॉइंट पैथोलॉजिकल तभी होता है, हाइपरमोबिलिटी हाइपरमोबिलिटी पैथोलॉजिकल तभी होती है अगर आपको उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स मिले, मतलब कि पेन मिले, पिंस एंड नीडल्स वगैरह मिले, कुछ भी जो है एबनॉर्मल सिम्टम्स आपको मिल गई, या फिर एंड फील जो है आपको पैथोलॉजिकल मिल गया, सही है? तो तभी जो है वो पैथोलॉजिकल होता है, अदरवाइज ये जो है नॉर्मल है। अच्छा जी, मैनुअल ग्रेडिंग ऑफ रोटेटोरिक मूवमेंट्स 0 टू 6 स्केल। अच्छा जी, कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें रेंज ऑफ मोशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, लाइक अगर आप अपने कार्पल जॉइंट्स को देख ले या फिर स्पाइनल सेगमेंट को देख ले, हर एक स्पाइनल सेगमेंट उसमें रेंज ऑफ मूवमेंट बहुत कम होती है। आप जो है उसको किसी गोनियोमीटर्स के थ्रू आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? तो फिर उसके लिए हम मैनुअल ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। मैनुअल ग्रेडिंग की जो है 6 ग्रेड्स हैं, जिसमें थर्ड ग्रेड जो है दैट इज़ नॉर्मल। अगर नॉर्मल से अगर आपको स्लाइटली डिक्रीज मिल गया मोमेंट में, तो इसका मतलब है कि दैट इज हाइपोमोबिलिटी ग्रेड 2। अगर ज्यादा डिक्रीज है मोमेंट में, सो दैट इज हाइपोमोबिलिटी ग्रेड 1। और अगर उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं हो रही, जॉइंट जो है वो एनकाइलोज्ड हो गया है, तो दैट इज हाइपोमोबिलिटी ग्रेड 0। सही? अच्छा, अब अगर नॉर्मल से जो है मूवमेंट थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, दैट इज हाइपर मोबिलिटी ग्रेड 4। मूवमेंट काफी ज्यादा हो रही है, दैट इज हाइपर मोबिलिटी ग्रेड 5। और अगर बिल्कुल अनस्टेबल है जॉइंट, दैट इज हाइपर मोबिलिटी ग्रेड 6। नहीं? अच्छा जी, क्वांटिटी तो हमने चेक की, मतलब कि रेंज हमने चेक किया, गोनियोमीटर से भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। अब जो है हम क्वालिटी असेस करेंगे। सो क्वालिटी असेसमेंट जो है वो एक्चुअली इट हेल्प्स यू टू कर डायग्नोस करेक्टली, मतलब कि आप जब क्वालिटी को असेस करते हैं, आप उसको फील करते हैं, तो आपको अगर स्लाइट बिट ऑफ डेविएशन भी नज़र आ रही है क्वालिटी में, तो आपको हेल्प मिल जाती है इन द करेक्ट डायग्नोसिस से। अच्छा, तो आप जो है हमेशा क्वालिटी को असेस करते हो, आप फोर्स को बिल्कुल मिनिमल रखें, सही है? और ताकि आप जो है कोई भी अल्टरेशन या कोई भी जो एबनॉर्मेलिटी है वो उसको आप मिस ना करें, सही है? तो इस वजह से हमेशा अपने फोर्स को मिनिमल रखें। फिर जो है आप उसको रिपीट करते हैं विद डिफरेंट स्पीड्स। स्पीड को हम डिफरेंट क्यों रखते हैं, क्योंकि अगर आप स्लोली स्पीड के साथ कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो जॉइंट में कोई मसला हो। अगर आप स्पीड को इंक्रीज करें, हाई स्पीड के साथ अगर आप उसको असेस करें क्वालिटी को, तो हो सकता है कि मसल में रिएक्टिविटी हो जाए, मसल रिएक्टिविटी डेवलप हो जाए और फिर जो है आपको हाइपोमोबिलिटी मिले। जैसे कि हम स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि स्पेसिफिसिटी जो है दैट इज स्पीड डिपेंडेंट। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड के साथ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज हो जाती है, सही है? तो हाई स्पीड एक्चुअली टेल्स यू अबाउट अ मसल, और जो लो स्पीड है वो आपको जॉइंट के बारे में बताते हैं, सही है? तो इस वजह से हम डिफरेंट स्पीड्स को यूज़ करते हैं। क्वालिटी को आप जो है जब भी क्वालिटी को आप असेस करें पैसिव मूवमेंट के थ्रू, तो आपने हमेशा एंटायर रेंज को चेक करना है अंटिल कि आपको फर्स्ट स्टॉप मिल जाए, सही है? फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्लेक्शन की क्वालिटी किसी सर्वाइकल की फ्लेक्शन की क्वालिटी आप चेक कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि जीरो पोजीशन से स्टार्ट लेके आपने पैसिवली जो है
फुल फ्लेक्शन परफॉर्म करवानी है, सही है। ना कि आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट से कही कि वो एक्टिवली उसको फ्लेक्स करे और फिर आप आखिर में ओवर प्रेशर दे। ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि आप जो है इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को इजीली ओवरलुक कर देंगे अगर आप सिर्फ एंड रेंज पे चेक कर रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि उसका मसला जो था वो मिड रेंज में था, लेकिन मिड रेंज को आपने पैसिवली चेक ही नहीं किया, आपने तो एक्टिवली उसको चेक किया और फिर आखिर में ओवर प्रेशर दिया। तो हमेशा जो है आपने अगर पैसिवली आप क्वालिटी को चेक करें तो आपने एंटायर रेंज में क्वालिटी को चेक करना है, सही है। हाँ, अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट को असेस करने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट से एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करवाते हैं, जो रेंज आप चेक करना चाहते हैं उसी की आप एक्टिव मूवमेंट परफॉर्म करवाएं, ठीक है। फिर जो है उसी मूवमेंट को आप पैसिवली फील करें कि पैसिवली उस मूवमेंट में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन या हाइपो मोबिलिटी तो नहीं मिल रही, ठीक है। और आप हमेशा जो है मिनिमल फोर्स के साथ उसको चेक करें, ताकि अगर उसमें स्लाइट बिट ऑफ अल्ट्रेशन भी आ रही है तो आप उसको कैच कर सकें, ठीक है। फिर जो है आप सेवरल टाइम्स उस मूवमेंट को परफॉर्म करवाते हैं थ्रू द एंटायर रेंज, ताकि अगर आपसे पहले टाइम में अगर आपसे कोई अल्ट्रेशन मिस हो गई तो आप सेकंड टाइम पे उसको कैच कर सकते हैं। सो सेवरल टाइम्स आपने परफॉर्म करवानी है। अच्छा जी, पैसिव मूवमेंट शुड बी फ्री, स्मूथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। पैसिव मूवमेंट आप जितने भी परफॉर्म करवाते हैं, अगर उसमें कहीं पे आपको रिस्ट्रिक्शन मिल रही है या कोई जर्की मूवमेंट्स आपको फील हो रही है या स्पीड के साथ उसमें अल्टरेशन आ रही है, तो इसका मतलब है देयर इज सम पैथोलॉजी। अगर नॉर्मल हो, अगर पैसिव मूवमेंट्स बिल्कुल नॉर्मल होगी, अगर उसमें कोई पैथोलॉजी नहीं होगी, तो फिर वो बिल्कुल फ्री, स्मूथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड होगी, सही है। अच्छा जी, डेविएशन जो है वो आप कैन ऑफन बी डिटेक्टेड एज सून एज, जैसे ही आप पेशेंट को टच कर देते हैं तो आप उसमें डेविएशन को नोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मसल को टच करते हैं तो आपको उसमें टाइटनेस फील हो जाएगी अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी है, या जैसे ही आप मूवमेंट को स्टार्ट कर देते हैं पैसिव मूवमेंट को, तो तभी आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा जी, लेकिन आपको हमेशा जो है बी अलर्ट रहना है टू एनी स्लाइट बिट ऑफ एबनॉर्मेलिटी, सही है। अच्छा जी, एंड फील अब क्या होता है? सो एंड फील वो है अगर जैसे ही आप रेंज को कंप्लीट कर देते हैं ना, उसके बाद जो आपको सेंसेशन मिलती है उसको हम एंड फील कहते हैं। सही है, फर्स्ट स्टॉप पे आप चले गए, उसके बाद आप जो है थोड़ा सा ओवर प्रेशर दे दी या थोड़ा सा एडिशनल स्ट्रेच दे दी किसी भी मूवमेंट को, किसी भी बेसिक मूवमेंट को, तो आप जो है एंड फील को चेक कर पाएंगे, सही है। तो आपने करना क्या है कि जैसे हमने पहले बात की कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पैसिव मूवमेंट, ना कि एज अ पार्ट ऑफ एक्टिव मूवमेंट। जैसे कि हमने पहले बात की कि आप जो है इसको ऐसे ना करें कि एक्टिव मूवमेंट्स आपने परफॉर्म करवाए फिर जो है आप उसको थोड़ा सा ओवर प्रेशर देते हैं, ऐसे एंड फील को कभी चेक ना करें। आप हमेशा पेशेंट से पैसिवली मूवमेंट परफॉर्म करवाए और फिर उसके आखिर में जो है एडिशनल स्ट्रेच या एडिशनल ओवर प्रेशर दे दें, तो तभी जो है आप एंड फील को चेक कर पाएंगे। See, इसको हम एवेलुएट दोनों तरीकों से कर सकते हैं, लाइक कंबाइंड या स्टैंडर्ड रोटेटोरिक मूवमेंट्स में भी इसको आप चेक कर सकते हैं, आप उसको ट्रांसलेटोरिक मूवमेंट्स में भी चेक कर सकते हैं, सही है। रोटेटोरिक मूवमेंट्स लाइक आप उसको ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में भी फील कर सकते हैं और आप उसको जॉइंट प्ले या ग्लाइडिंग मूवमेंट्स में भी आप उसको फील कर सकते हैं, सही है। So, a manual therapist must be able to differentiate a normal physiological end feel from a pathological end feel. सही है। अच्छा जी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फील। सो फिजियोलॉजिकल एंड फील नॉर्मली जो है वो सॉफ्ट भी हो सकता है, फर्म भी हो सकता है, हार्ड भी हो सकता है, सही है। हर एक जॉइंट की जो है अपनी करेक्टरिस्टिक एंड फील होती है, डिपेंड करता है कि उस जॉइंट की एनाटॉमी किस तरह है। आया वो एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, आया वो एक हिंज जॉइंट है, एंड डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। फॉर एग्जांपल आप किसी जॉइंट पे फ्लेक्शन करवा रहे हैं, उस पे एक्सटेंशन करवा रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप मूवमेंट दे रहे हैं, ठीक। सो उससे रिलेटेड जो है एंड फील की अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है, सही है। सो each joint movement has a characteristic in field depending on the joint anatomy and the direction of the movement, सही। वेरीज विद each individual to individual and फील में वेरिएशन आ सकती है डिपेंडिंग अपॉन द एज, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी बिल्डअप। सो उससे रिलेटेड जो है इंडिविजुअल में चेंजेस थोड़ी बहुत आ सकती है, सही है। अच्छा जी,
अब सॉफ्ट एंड फील जो है, सॉफ्ट एंड फील क्या होता है, जैसे हमने नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड फील में पढ़ा कि 3 एंड फील्ड आपको मिल सकती है, सॉफ्ट है, फर्म है एंड हार्ड है। तो सॉफ्ट एंड फील्ड क्या होता है? सॉफ्ट एंड फील ये है कि जब सॉफ्ट टिश्यूज आपस में अप्रोक्सीमेशन में आते हैं, सो तब जो आपको एंड फील मिलती है, दैट इज सॉफ्ट एंड फील। सी फॉर एग्जाम्पल, आप नी को फ्लेक्स करवाते हैं तो क्या होता है कि आपके हैमस्ट्रिंग एंड आपके काफ मसल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इन पोजीशन आ जाते हैं। सी वो एक दूसरे के साथ जब अपोजिशन में आते हैं, उसकी वजह से जो है फर्दर मोशन पॉसिबल नहीं होती, ये एंड रेंज तक आप चले जाते हैं। दैट इज द सॉफ्ट एंड फील। सी अच्छा जी, स्पाइन में जो है आपकी कोई भी सॉफ्ट एंड फील जो है वो नहीं है, सही है, क्योंकि स्पाइन में जो है इतने बल्कि सॉफ्ट टिश्यूज नहीं है कि वो आपके फ्लेक्शन को लिमिट कर सके या आपके एक्सटेंशन को लिमिट कर सके, आपके साइड बेंडिंग या इवन रोटेशन को लिमिट कर सके, सही है। अच्छा जी, फर्म एंड फील क्या होता है? फर्म एंड फील आपको कैप्सुलर या लिगामेंटस स्ट्रेच की वजह से मिलता है। अगर कैप्सुलर एंड फील है तो वो थोड़ा सा लेस फर्म होता है एज कम्पेयर टू लिगामेंटस, वो ज़्यादा फर्म होते हैं, सही है। जैसे आप अगर मीडियल एंड लैटरल रोटेशन ऑफ ह्यूमरस करवाते हैं तो उसमें जो आपके लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, सही है, लिगामेंट्स आपको अलाउ नहीं करती या कैप्सूल आपको अलाउ नहीं करता फर्दर मूवमेंट, तो उस वजह से जो आपको एंड फील मिलती है, दैट इज कैप्सुलर एंड फील, सही। या जनरल स्पाइनल फ्लेक्शन जब आप करवाते हैं तो उसमें भी आपकी जितनी भी पोस्टीरियरली लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो लिमिट करते हैं आपकी स्पाइनल फ्लेक्शन को, तो वो एंड फील जो आपको मिलती है, दैट इज फर्म एंड फील। या स्पाइनल की कपल्ड मूवमेंट्स जो है, कपल्ड मूवमेंट्स भी हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आप वापस जाए, इसमें स्पाइनल की कपल्ड एंड नॉन कपल्ड मूवमेंट्स जो है वो आप देख लें। ये हार्ड एंड फील क्या होती है? सो हार्ड एंड फील बोन की अप्रोक्सीमेशन से जो आपको मिलती है, बोन टू बोन अप्रोक्सीमेशन हो जाती है या कार्टिलेज टू कार्टिलेज अप्रोक्सीमेशन जब हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं हार्ड एंड फील। फॉर एग्जांपल, जब आप शोल्डर की सॉरी एल्बो की एक्सटेंशन करते हैं, सी आपने एल्बो एक्सटेंड किया तो क्या होता है कि आपका अल्ना और आपका ह्यूमरस जो है वो एक दूसरे के साथ इन पोजीशन आ जाते हैं, सी अब उससे फर्दर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती, बोन टू बोन अप्रोक्सीमेशन हो जाती है और जो एंड फील आपको मिलती है, दैट इज हार्ड, सी। तो स्पाइन की नॉन कपल्ड मूवमेंट्स जो है, दे आर अ हार्ड एंड फील, सही। अच्छा जी, तीनों जो कि एंड फील है, चाहे वो सॉफ्ट है, फर्म है या हार्ड है, तीनों में जो है एक इलास्टिक क्वालिटी प्रेजेंट होती है टू वेरिंग डिग्रीज। इलास्टिक क्वालिटी का क्या मतलब है? एंड फील, जैसे कि हमने पढ़ा कि एंड फील क्या होता है कि हम एंड रेंज पे जाके एक ओवर प्रेशर देते हैं या एडिशनल स्ट्रेच देते हैं, सही। अब जब आप उस ओवर प्रेशर या एडिशनल स्ट्रेच को आप रिलीज कर दे और जॉइंट अपनी पोजीशन तक वापस आ जाए, अपनी पोजीशन मतलब कि वो फर्स्ट स्टॉप तक या इवन स्लैक रीजन तक, जो ग्रेड 2 का स्लैक रीजन होता है ना, उस तक वापस आ जाता है, तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक क्वालिटी, सही है। नॉर्मल एंड फील आर पेन फ्री, जितनी भी नॉर्मल एंड फील है तो वो पेन फ्री होते हैं। अगर एंड फील के साथ आपको पेन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई पैथोलॉजी जरूर है, सही है। अच्छा जी, अब पैथोलॉजिकल एंड फील है, सो पैथोलॉजिकल एंड फील वो एंड फील होता है जो कि जॉइंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एंड फील हो, उसकी बजाय आपको कोई और क्वालिटी मिले, सी। फॉर एग्जांपल, एल्बो की एक्सटेंशन की जो कैरेक्टरिस्टिक एंड फील है, दैट इज हार्ड, लेकिन अगर आपको हार्ड के बजाय कोई और एंड फील मिले तो इसका मतलब है कि ये पैथोलॉजिकल है, सी। कुछ एग्जांपल गिवन है पैथोलॉजिकल एंड फील की। अगर स्कार टिश्यू किसी एरिया पे बनी हुई है, स्कार टिश्यू आपको पता है कि एडहेजन बन जाते हैं, उनमें इलास्टिसिटी नहीं होती, तो वो ज़्यादा फर्मर होगी एंड इन फील विल बी लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक का मतलब क्या है? जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि इलास्टिक का मतलब होता है कि वो रिबाउंड कर जाते हैं फर्स्ट स्टॉप तक, तो लेस इलास्टिक मतलब कि वो फर्स्ट स्टॉप तक रिबाउंड नहीं करेंगे, ठीक है। मसल स्पैज़म अगर होगा तो वो ज़्यादा इलास्टिक होंगे और रिबाउंड होंगे, लेकिन वो लेस सॉफ्ट होंगे। जैसे कि मसल का नॉर्मल एंड फील क्या होता है मसल अप्रोक्सीमेशन का, वो सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर स्पैज़म उसमें हो जाता है तो वो लेस सॉफ्ट हो जाएंगे, सही। शॉर्टेड कनेक्टिव टिश्यू है, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, चाहे वो कैप्सूल है, फेशिया है, लिगामेंट है, लेकिन अगर वो शॉर्ट हुए हैं तो वो ज़्यादा फॉर्मर होंगे एंड लेस इलास्टिक होंगे, सही। इंट्रा आर्टिकुलर स्वेलिंग अगर है तो आपको सॉफ्ट रेजिस्टेंस मिलेगी जस्ट बिफोर द फर्स्ट स्टॉप। फॉर एग्जांपल, आपको सॉफ्ट रेजिस्टेंस मिलनी थी किसी जॉइंट में, लेकिन वो आपको बिफोर द फर्स्ट स्टॉप आपको मिल गई, सही है। सॉफ्ट सी रेजिस्टेंस आपको मिली, इसका मतलब है कि कोई स्वेलिंग है। या इंस्टेड ऑफ द मूवमेंट्स यूजुअल एंड फील, फॉर एग्जांपल किसी जॉइंट का जो यूजुअल एंड फील था वो हार्ड था, अब आपको सॉफ्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई इंटर आर्टिकुलर स्वेलिंग हुई है, सही है।
या फिर लिगामेंटस लैक्सिटी है, लिगामेंट जो है वो ज़्यादा लैक्स बन गए हैं, उसमें स्लैकनेस ज़्यादा हो गई है, तो आपको जो फाइनल स्टॉप है वो आपको लेटर मिलेगा, मतलब कि आपको थोड़ी सी हाइपर मोबिलिटी मिलेगी, सही है, एंड सॉफ्टर मिलेगा, सही है, इंस्टेड ऑफ बीइंग फर्म वो ज़्यादा सॉफ्ट होगा, सही है। अच्छा जी, एबनॉर्मल मूवमेंट क्वांटिटी विद अनॉर्मल एंड फील नॉट पैथोलॉजिकल। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एंड फील नॉर्मल मिल रहा है लेकिन मूवमेंट की क्वांटिटी या मूवमेंट की रेंज जो है वो उसमें थोड़ी बहुत लिमिटेशन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉइंट पैथोलॉजिकल है। हो सकता है कि एक बंदा जो है वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का है, उस वजह से उसमें रेंज जो है उसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ गई है, लेकिन उसका एंड फील जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसका जॉइंट जो है वो पैथोलॉजिकल नहीं है, सही है। फॉर अ जॉइंट टू बी अ पैथोलॉजिकल, उसमें साइंस एंड सिम्टम्स का पॉजिटिव होना ज़रूरी है और उसमें एंड फील का एबनॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, सही है। अच्छा जी, एम्प्टी एंड फील क्या होता है? एम्प्टी एंड फील, हम उस एंड फील को कहते हैं जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो या मसल स्पैज़म उसमें बहुत ज़्यादा हो गया हो, लाइक कोई फ्रैक्चर हो गया हो या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो, जिसमें आप अभी एंड फील तक पहुंचे भी नहीं, आपने अपनी रेंज अभी कंप्लीट भी नहीं की, उससे पहले पहले पेशेंट आपसे कहे कि आप बस मूवमेंट को डिसकंटिन्यू करें, इससे आगे आप ना जाए क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा हो रही है, सही है। सो आप अभी ट्रू एंड फील तक पहुंचे नहीं है, उससे पहले आपने अपनी मूवमेंट डिसकंटिन्यू कर दी, तो उसको हम कहते हैं एम्प्टी एंड फील, सही है। ऐसे भी हो सकता है फॉर अ जॉइंट कि उसमें एंड फील एक डायरेक्शन में उसमें एंड फील नॉर्मल हो, दूसरी डायरेक्शन में उसमें एंड फील जो है वो पैथोलॉजिकल हो, सही है। सो उसके लिए इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी सिर्फ उसी डायरेक्शन में फॉलो होगी जिसमें रिस्ट्रिक्शन है, सही है। जो कि पैथोलॉजिकल डायरेक्शन है उसी के लिए ही सिर्फ इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगी, सही। बाकी जो डायरेक्शन है उसमें जो है कोई इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक जॉइंट है उसमें एक डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपको हार्ड एंड फील मिल रहा है, उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि आप ग्रेड 3 स्ट्रेच उसमें नहीं दे सकते, सही है। लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्शन जो है उसमें हार्ड एंड फील नहीं है, तो आप उसमें ग्रेड 3 स्ट्रेच दे सकते हैं, सही। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको सिर्फ उसी डायरेक्शन में होगी जिसमें रिस्ट्रिक्शन है किसी जॉइंट में, सही है। एंड टू बी कंटिन्यू, बाकी का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सी यू।